अमेरिका ईरान जंग में अमेरिका का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तबाही की बात मैं आपसे कर रहा था, कैसे एक बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका सपने देख रहा था 12 दिन में जंग लपेट देगा, 110 दिन होने वाले हैं, कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। ट्रंप आज भी 28 फरवरी 2026 की तारीख में अटके हुए हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आपको बहुत गौर से सुनिएगा, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति 1945 का इतिहास दोहराना चाहते हैं? कुछ सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है कि ट्रंप प्रशासन बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, विभत्स और विनाशक तैयारी में लगा हुआ है। अब यह तैयारी क्या है और कैसे इसका 1945 से कनेक्शन है, आपको बताता हूं। एक बात तो साफ है कि अमेरिका के कंट्रोल से ईरान जंग बाहर जा चुका है। ठीक उसी तरह जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो क्या अमेरिका फिर से अपने पुराने पैटर्न को इस्तेमाल करेगा, इतिहास दोहराएगा जो कभी जापान में किया गया? अमेरिका ईरान के जंग को करीब 110 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान झुकते हुए आए, हाथ जोड़े, घुटनों के बल माफी मांगे और कहे हमसे गलती हो गई है। अमेरिका ईरान को अपने कंट्रोल में ले ले, ईरान का तेल अमेरिका बेचे और अमेरिका उसके साथ डील के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, यानी ट्रंप साहब इसकी कल्पना ही करते रह गए। हकीकत इससे परे है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका हर हथकंडा अपना चुका है। अमेरिका ने कहा पैसे देंगे, संपत्ति जो आपकी फिली है उसको खाली कर देंगे, होर्मुज पर आप अपना कंट्रोल हटा दीजिए, तेहरान को सैंक्शन फ्री कर देंगे, तेहरान अपना तेल पूरी दुनिया में बेच पाएगा, सारी चीज धमकी दे दी, भूगोल बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब खबर यह मिल रही है कि पेंटागन में फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जा रही है और इसमें न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की क्या पॉसिबिलिटी है, उसको भी इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, टैक्टिकल लिमिटेड न्यूक ऑप्शन कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इस पर पेंटागन में चर्चा हुई है। खबर है अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन यानी ईरान पर टैक्टिकल न्यूक अटैक की तैयारी कर रहा है या फिर ऑप्शन पर विचार कर रहा है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह चर्चा हुई है। सोर्सेज के मुताबिक व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट मीटिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए विकल्पों पर चर्चा की। ट्रंप चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो जाए ताकि अमेरिका को महंगाई से राहत मिले, होर्मुज खुले और चुनाव से पहले वो अमेरिकी जनता को मुंह दिखा पाए, क्योंकि अभी वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए व्हाइट हाउस में कथित तौर पर न्यूक्लियर ऑप्शन यानी परमाणु विकल्प का जिक्र हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सोर्सेज बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें लिमिटेड तबाही हो। दावा किया जा रहा है करीब 3 महीनों से ज्यादा वक्त से चल रहे संघर्ष के बावजूद ईरान की मिसाइल और ड्रोन उत्पादन क्षमता एज इट इज है, जबकि अमेरिका और इजराइल निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाए हैं और अमेरिका का मिसाइल स्टॉक ऑलमोस्ट खाली होने वाला है। ट्रंप घरेलू राजनीतिक दबाव, गिरती लोकप्रियता, मिड टर्म चुनाव की चुनौती सर पर लिए घूम रहे हैं और जो मैक्सिमम प्रेशर वो दुनिया पर बनाते थे उससे अल्टीमेट मैक्सिमम प्रेशर उनके सिर पर आ गया है। इसलिए वो न्यूक्लियर अटैक की ओर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। वो पूछ रहे हैं अपने ऑफिसर्स से क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है। आप सोचिए, एक टायरेंट, एक तानाशाह न्यूक्लियर वेपन के विकल्प के बारे में कैसे सोच सकता है, वो भी आज की तारीख में। यह जंग अब ईरान के खिलाफ नहीं, ऐसा लग रहा है इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ होती जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज बता रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो क्या 1945 जैसे हालात अमेरिका के लिए ईरान जंग में बन चुके हैं?
चलिए आपको इतिहास के उस दौर में ले चलते हैं जहां अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया में। आज तक कभी इसके बाद परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर आपको बताएंगे किस तरह से अमेरिका ने मनमानी की थी। कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब जापान अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अमेरिका चारों खाने चित था, तब आनन फानन में एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसका असर आज तक दिखता है, और अमेरिका ने आज तक इस चीज के लिए माफी नहीं मांगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बिना किसी चेतावनी के एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 2400 सैनिकों की मृत्यु हुई और पूरा अमेरिका गुस्से से लाल हुआ, और अगले ही दिन अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर दिया। इसके बाद 1942 से 1945 के बीच प्रशांत महासागर में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इवो जिमा और ओकिनावा जैसी लड़ाइयों में अमेरिका को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। इसको आप आज के नुकसान से भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। ओकिनावा में अकेले 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, और यह जापान की मुख्य भूमि से पहले का अंतिम द्वीप था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी समाप्त करने और संभावित जमीनी आक्रमण में लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने के लिए जापान पर एटम बम से हमले का निर्णय कर लिया। इसके अतिरिक्त जापान का बिना शर्त आत्मसमर्पण करने से इनकार करना और सोवियत संघ के प्रवेश से पहले युद्ध का अंत करके वैश्विक वर्चस्व स्थापित करना अमेरिका का मुख्य लक्ष्य था। जापान ने अमेरिका को इस कदर तोड़ा कि अमेरिका के पास यहां हारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, और अमेरिका को युद्ध में हार के ही जंग से निकलना पड़ता, और अमेरिका के हजारों लाखों सैनिक मारे जाते। जापान से जंग जब चल रही थी तो अमेरिका डेडलॉक में फंस चुका था। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जैसे आज अमेरिका ईरान जंग में फंसा हुआ है, जहां से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आनन फानन में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया। यह हमला किस तरह से मानवता और इंसानियत को ताक पर रखकर अमेरिका ने किया, यह भी देख लीजिए। पहली वजह, जापान झुकने से लगातार इनकार कर रहा था। जापानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के चक्के छुड़ा दिए थे। जापान का मानना था कि आत्मसमर्पण से मौत बेहतर है, और जापानी सैनिक इस लड़ाई में कई अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। अमेरिका बार बार कह रहा था कि जापान को सरेंडर कर देना चाहिए। दूसरी वजह यह थी कि जमीनी हमले से अमेरिका बचना चाहता था। यूएस जानता था कि जमीनी आक्रमण अगर करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, तो बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आज की तारीख में ईरान पर अमेरिका जमीनी हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, ईरान के मेन लैंड पर, आइलैंड पर नहीं, तो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। 1945 में अमेरिका को लगा कि अगर वो जापान के अंदर जाते हैं तो 10 लाख अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। जापान अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था। तीसरी वजह यह थी कि सोवियत संघ की दखलंदाजी बढ़ रही थी। सोवियत संघ जापान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला था। अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान को रोककर सोवियत संघ पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा ले, और अमेरिका अपने कद को बढ़ाने के लिए, अपनी साख को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए एटम बम का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जल्दी खत्म करने की फिराक में था। एक और वजह थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने काफी प्रयास के बाद परमाणु हथियार बनाया था। 3 साल की मेहनत और $2 अरब खर्च से बम बना था। अब ये हथियार बनाए तो उसको टेस्ट भी करेंगे, और टेस्ट कहां करेंगे, तो अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका जापान के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, और इसलिए इस बम का इस्तेमाल करके इसके विनाशक क्षमता को देखना चाहता था अमेरिका। पांचवी वजह, पर्ल हार्बर का बदला अमेरिका लेना चाहता था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर बहुत बड़ा हमला किया था, और उस जख्म से अमेरिका बाहर नहीं निकल पाया था। अचानक इस हमले ने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था, और अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला जापान से लेना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने यह बदला जापानी सैनिकों से नहीं लिया।
अमेरिका ने जापान के मासूम लोगों से इसका बदला लिया। छठी वजह यह थी कि वैश्विक महाशक्ति का प्रदर्शन यूएस सोवियत संघ के युद्ध में सर्वोच्चता साबित करना चाहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। युद्ध में प्रवेश करने से पहले अपनी सर्वोच्चता दिखाना चाहता था। इसे युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था पर उसका कंट्रोल रहे। अमेरिका ने पहले हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम हिरोशिमा पर दाग दिया। यह बम जमीन पर नहीं फटा था, यह बम जमीन से 580 मीटर ऊपर फटा। इस बम के धमाके के बाद इस इलाके का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो गया। जहां इंसान एक नैनो सेकंड में राख हो जाए, इंसान को कुछ महसूस ही ना हो, और इस धमाके के बाद राख भी ना मिले। 1.5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा ही हुआ, सब कुछ राख हो गया। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, कंकड़ पत्थर, चट्टान। 70 से 80 हजार लोग चंद घंटों में साफ हो गए। इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सब धुआं। अमेरिका के इस खौफनाक कदम की निंदा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन फिर भी जापान झुका नहीं। इसके बाद अमेरिका ने फिर से परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कही। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। यह हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा ताकतवर था। शहर के आसपास की पहाड़ियों ने विस्फोट को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पलक झपकते 40,000 लोग मारे गए। सोचिए, उस समय अमेरिका की मानवतावादी सोच कहां गई थी? वही अमेरिका जो लोकतंत्र और इंसानियत के नाम पर किसी भी देश में घुस जाता है, जो आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर, ड्रग कार्टेल को बंद करने के नाम पर किसी भी देश में घुसकर हमला करता है, वही अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराकर लाखों लोगों को दहला देता है। तबाही का पूरा हिसाब जान लीजिए। दोनों बमों से मिलाकर कुल मिलाकर करीब 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए। ज्यादातर आम नागरिक थे। रेडिएशन के प्रभाव से सालों तक लोग कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से मरते रहे। जो बचे उन्हें हिबाकुशा कहा गया। वो जीवन भर भेदभाव और बीमारी झेलते रहे। सवाल ये, क्या परमाणु बम गिराना जरूरी था? और ये सवाल आज भी बहस का विषय है। एक तरफ वो जो कहते हैं लाखों अमेरिकी और जापानी सैनिकों की जान बचाने के लिए जरूरी था, दूसरी तरफ वो जो ये मानते हैं कि लाखों निर्दोष नागरिकों पर यह हमला कभी भी न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकेगा। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। लेकिन परमाणु युद्ध और शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद से पूरी दुनिया में परमाणु बमों की होड़ लग गई और हर देश परमाणु बम बना लेना चाहता था, और ये होड़ आज भी जारी है। अब बताइए, असली विलन कौन है? अगर आप इसे डिजिटल सेक्शन में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।